हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका अलजेब्रा। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक लिख लीजिए, बीजगणित अलजेब्रा। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, वेरिएबल का यूज हमने सीखा है कैसे करेंगे। तो बस उसी की एप्लीकेशन के आधार पे क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया लीला इज राधा's younger sister. लीला इज 4 years younger than राधा. Can you write लीला's age in terms of राधा's age? Take राधा's age to be x years. तो ये थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन से अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको आप पहले समझने की कोशिश करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, लीला और राधा दोनों की एज को कंपेयर किया गया है। ठीक है। तो ये बोला है लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। यंगर सिस्टर मतलब क्या होता है, छोटी बहन। तो लीला राधा की छोटी बहन है। मतलब अगर हम इन दोनों की एज को देखें तो लीला की एज कम होगी राधा की एज से। ठीक है। लीला इज 4 years यंगर देन राधा। अब दूसरी लाइन में ये भी बता दिया कि लीला राधा से 4 साल छोटी है। कैन यू राइट लीला एज इन टर्म्स ऑफ राधा एज। तो राधा की एज की टर्म्स में लीला की एज लिखनी है आपको, जबकि राधा की एज को हम कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं, जैसे एक्स। तो जल्दी से आंसर बताएंगे आप। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें, इसके लिए सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा राधा की एज क्या है ना, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ राधाज एज एक्सप्रेस करने हमें लीला की एज। लेट द एज ऑफ राधा, राधा की एज को हमने मान लिया x ईयर्स। ठीक है। राधा की एज कितनी मान ली, x ईयर्स। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक चीज पता है, लीला राधा से 4 साल छोटी है। वी नो लीला इज 4 years younger than राधा, isn't it? लीला तो राधा से 4 साल छोटी है। तो हम राधा की एज यहाँ पे लीला की एज लिख सकते हैं, देयरफॉर एज ऑफ लीला इज इक्वल टू, लीला की एज क्या हो जाएगी, राधा से जब लीला 4 साल छोटी है और राधा की एज x है, तो लीला की एज x-4 हो जाएगी। यही तो पूछा है आपसे, नोट कर लेंगे इसको। आ रहा है समझ में। चलिए अगला देखते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसमें क्या बोला गया है, मदर हैज मेड लड्डूज, शी गिव्स सम लड्डू टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स, स्टिल 5 laddus remain. If the number of laddus mother gave away is L,
हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके ना आपका लेवल बढ़ा रहे हैं अब क्वेश्चंस का। तो देखिए सबसे पहले हमें सिंपली वेरिएबल का यूसेज समझा है कि वेरिएबल का काम क्या है, ठीक है। अब धीरे धीरे करके वेरिएबल को यूज करते हुए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं हम क्वेश्चंस में। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पे कुछ डाउट लगे तो बेझिझक पूछ लेना आप, ठीक है। मदर हैज मेड लड्डूज, तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि मदर ने कुछ लड्डू बनाए, इतना बात तो ये तो सिंपल है। शी गेव सम लड्डू टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स, तो उन्होंने क्या किया, कुछ लड्डू मेहमान आए थे उनको दे दिए और कुछ फैमिली मेंबर्स को दे दिए, और उसके बाद सब ने जब खा लिए तो 5 लड्डू बच गए। कितने बच गए? 5 लड्डू बच गए। तो अब ये बताना है इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे, अगर मदर ने जो लड्डू दिए हैं वो एल है, उसको क्या मान लिया हमने, एल मान लिया, जो गेस्ट और फैमिली मेंबर को लड्डू दिए थे। तो हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक, तो उन्होंने टोटल कितने लड्डू बनाए थे ये आपको बताना है। आया समझ में क्वेश्चन? तो जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि जो मदर ने लड्डू दिए हैं सबको, लेट द नंबर ऑफ लड्डूज गिवन अवे बाय मदर, जो मदर ने लड्डू दे दिए खाने को गेस्ट को और फैमिली मेंबर्स को, वो एल मान लिए हमने, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या लिखनी है, नंबर ऑफ लड्डूज रिमेनिंग, तो लड्डूज कितने बचे हैं बता सकते हैं ये, नंबर ऑफ लड्डूज रिमेनिंग इज 5, कितना है, 5 है, गॉट इट। अब टोटल नंबर ऑफ लड्डू जो दिए हैं वो एल है, बचे हुए लड्डू 5 हैं, तो आपको क्या बताना है कि बनाए कितने थे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लड्डूज मेड बाय मदर, तो मदर ने टोटल लड्डू बनाए वो किसके बराबर होंगे, लड्डूज, ठीक है, नंबर ऑफ लड्डूज गिवन अवे प्लस नंबर ऑफ लड्डूज लेफ्ट, भाई जो दे दिए और जो बचे हैं दोनों को जोड़ के आ जाएगा। तो नंबर ऑफ लड्डू कितने दिए गए हैं, गिवन अवे एल हैं, और बचे कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। तो यही होगा आपका आंसर, एल प्लस 5। अब इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, नोट कर लिया सबने? कुछ डाउट हो पूछ सकते हैं। अगला सवाल देखिए अब। यहाँ पे क्या बोला गया है? ये बोला है oranges are to be transferred from larger boxes into smaller boxes। तो क्या है, कुछ संतरे हैं जो आपको ट्रांसफर करने हैं बड़े बक्से से छोटे बक्सों में। ठीक है, दो टाइप के बक्से हैं, बड़े बक्से हैं और कुछ छोटे बक्से हैं। अब बड़े बक्से से छोटे बक्से में ट्रांसफर करने हैं कुछ ऑरेंज संतरे। When a large box is emptied, the oranges from it fills two smaller boxes and still 10 oranges remain outside। तो ऐसा होता है कि एक बड़े बक्से से जब संतरे निकाल के दो छोटे बक्सों में भरते हैं तो दोनों छोटे बक्से पूरे पूरे भर जाते हैं और उसके बावजूद 10 संतरे बच जाते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हम तीसरा डब्बा लेके आएंगे तो वो 10 संतरों में पूरा नहीं भरेगा, इसीलिए 2 संतरे प्लस 10 संतरे बच गए हमारे पास। तो 2 डब्बे तो पूरे पूरे भर गए छोटे वाले और 10 एक्स्ट्रा बचे हैं। If the number of oranges in a small box are taken to be x, तो छोटे बक्से में नंबर ऑफ ऑरेंज मान लेते हैं हम x। What is the number of oranges in the large box? तो बड़े बक्से में कितने संतरे होंगे ये आपको बताना है। बहुत सरल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इसको क्या करना है देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, let the number of oranges in one small box, एक छोटे बक्से में कितने संतरे हैं? x संतरे आते हैं। आते हैं, ये क्लियर है? तो अब बताइए कि नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स कितने हैं? नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस, छोटे बक्से 2 हैं। देखिए एक छोटे बक्से में x संतरे आते हैं और छोटे बक्से कितने हैं? 2 हैं। अब मुझे बताइए 2 छोटे बक्से में कितने संतरे आएंगे? तो नंबर ऑफ oranges into small boxes। तो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में कर रहे थे वो ऐसे ही थे। तो जब एक बक्से में x संतरे आते हैं तो 2 बक्से में 2 इंटू एक्स यानी 2x संतरे आएंगे। ठीक है, लिख लिए? अब मुझे बताइए कि बच के कितने गए हैं? रिमेनिंग ऑरेंजेस जो किसी बक्से में नहीं आए हैं वो कितने संतरे हैं? 10। तो भाई टोटल बड़े बक्से में कितने संतरे थे? भाई 2 तो छोटे बक्से भर गए और 10 बच गए। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ oranges, therefore total number of oranges in a large box, एक बड़े बक्से में कितने ऑरेंजेस थे? तो 2 तो छोटे बक्से भर गए यानी 2x और 10 बच गए। तो इन सब को जोड़ेंगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस लार्ज बॉक्स में आ जाएगा। यही पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्जर बॉक्स। आपका आंसर आपके सामने है, नोट कर लेंगे इसको।
ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न। मैचस्टिक पैटर्न किए थे ना हमने, बस उसी के आधार पे क्वेश्चन है ये। द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेट। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, पहला एक स्क्वायर है, ठीक है। पार्ट ए जब देखेंगे तो इसका एक स्क्वायर है, बी पार्ट में 2 स्क्वायर है, सी पार्ट में 3 है, डी पार्ट में 4 है। तो ऐसे ऐसे स्क्वायर्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और वो अलग अलग नहीं है। मतलब ये समझिए, जैसे पार्ट ए में आपके पास एक स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को बनाने के लिए कितनी माचिस लगी, कितनी माचिस की तीली लगी या फिर दिया सलाई लगी? तो 4। कितनी? 4 लगी एक स्क्वायर बॉक्स बनाने के। अगर ये अलग अलग बनते स्क्वायर बॉक्स, तब तो सिंपल था कि भाई चार चार माचिस लग रही हैं, 4 तीली लग रही हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये कॉमन है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। मतलब ये चिपके हुए हैं। देखिए, जैसे ये एक तीली है ना, एक दिया सलाई है, ये एक मैच स्टिक है, ये क्या कर रही है, ये इस स्क्वायर का भी हेल्प कर रही है स्क्वायर कंप्लीट करने में, और इसकी भी, दोनों स्क्वायर की हेल्प कर रही है। समझ में आया? यही चीज आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। तो अब इसको समझिए कि टू नेबरिंग स्क्वायर्स हैव अ कॉमन मैचस्टिक। दो जो आसपास के स्क्वायर है ना, उनकी कॉमन मैचस्टिक है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स यू द नंबर ऑफ मैचस्टिक इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर। तो अलग अलग होते तो हमारे पास रूल आ जाता इजीली, कि जैसे ये होते ना, हर स्क्वायर में अगर 4 मैचस्टिक लगती तो 4, और नंबर ऑफ स्क्वायर x मान लेते तो 4x आ जाता है ना। ये तो हमने किया है मैचस्टिक का पैटर्न। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, हमें ऐसा रूल बताना है कि भाई इन स्क्वायर्स के लिए वो वैलिड हो, ठीक है। तो अब एक चीज समझिए, अगर हमारे पास ये है नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, और ये नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये नंबर ऑफ मैचस्टिक्स है। अगर एक स्क्वायर है हमारे पास तो 4 मैचस्टिक्स यूज होंगी। लेकिन अगर वहीं पे 2 स्क्वायर हैं तो मैचस्टिक्स का नंबर गिनिए, 1 2 3 4 5 6, और बीच में एक आ गई 7। नंबर ऑफ मैचस्टिक्स 7 यूज होंगी। लेकिन वहीं पे अगर 3 स्क्वायर्स हैं तो कितनी मैचस्टिक यूज होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 मैचस्टिक्स यूज होंगी, ठीक है। और अगर 4 हमारे पास स्क्वायर है तो कितनी मैचस्टिक यूज होंगी? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 यूज होंगी उसमें। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब देखिए, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हमें पता लग गई। अगर हम एक मैच स्टिक हटा दें, ठीक है, तो हमें सी का पैटर्न मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक मैच स्टिक हटा दी, हमें सी मिल रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ से एक मैच स्टिक अगर हम हटा दे रहे हैं तो हमें सी का पैटर्न मिल जा रहा है ना। तो अब इसमें हम अगर एक रूल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए। इफ वी रिमूव one matchstick, we get a pattern of C, ठीक है। C का पैटर्न मिल रहा है हमें, तो हम C का पैटर्न प्राप्त करते हैं। तो रूल क्या होगा? रूल होगा 3x, क्योंकि C में देखिए कितनी मैचस्टिक लगती है, 1 2 3, तो C के लिए 3x होता है रूल।
ये तो हमने किया था, लेकिन यहाँ पे एक मैच स्टिक हम हटा दी ना, तभी तो सी का पैटर्न मिला। तो उस एक मैच स्टिक को यहाँ जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा इस स्क्वायर का पैटर्न जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम अलजेब्रा के क्वेश्चंस कर रहे हैं यूजिंग वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स का यूज करना, मैचस्टिक पैटर्न भी हमने यहाँ पे सीखा, वहां भी वेरिएबल का यूज आपका आया है। तो इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करें बच्चों। यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों ही कंप्लीट होते हैं। इतना ही एक इंट्रोडक्शन टाइप का था आपके इसमें सब्जेक्ट में। तो इसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, बाकी आप अगली क्लास में इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। इसीलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप इस तरह से रिवाइज करें, इस तरह से पढ़ें कि आपको अगली क्लास तक ये याद रहे। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।